नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ईश्वर मास्टर आपके सामने स्कूल मैनेजमेंट फॉर प्रिंसिपल का नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कोई वैल्यूएबल सजेशन देना चाहो तो कमेंट में बता देना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रबंधन का गुरु, तो स्कूल मैनेजमेंट फॉर प्रिंसिपल नया टॉपिक है। इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रैकर। पीटर ड्रैकर को प्रबंधन का गुरु कहा जाता है। पीटर ड्रैकर, याद रखना, प्रबंधन का गुरु ऑप्शन में आ जाए तो आपने कहना है पीटर ड्रैकर। इसने उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहा था। उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या होता है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ की फुल फॉर्म आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। किसने कहा? ये पीटर ड्रैकर। पीटर ड्रैकर कौन है? प्रबंधन का गुरु। फिर लूथर गुलिक है एक, लूथर गुलिक। इसने प्रबंधन के 7 कार्य, प्रबंधन को 7 कार्यों में डिवाइड किया है लूथर गुलिक ने। देखो, प्रबंधन का गुरु है पीटर ड्रैकर। पीटर ड्रैकर ने क्या कहा है? एमबीओ। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। फिर लूथर गुलिक जो है प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं इसने। इसको हम कहेंगे पोस्ट कोर्ब। पोस्ट कोर्ब, POSDCORB, POSDCORB। इसके फुल फॉर्म भी आ सकती है। POSDCORB की फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजर, स्ट्रोपिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये सारे प्रबंधन के कार्य हैं। ये 7 कार्य हैं। ये अलग अलग भी बताएंगे आपको। तो क्या क्या है? पहले वर्ड सुनेंगे, पोस्ट कोर्ब। पोस्ट कोर्ब मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजर, स्ट्रोपिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये सारे प्रबंधन के 7 कार्य हैं। WF टेलर ने क्या कहा है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। WF टेलर ने क्या कहा है? WF टेलर जो है वह वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन और आधुनिक प्रबंध का जनक, 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। किसने? WF टेलर। WF टेलर क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन और आधुनिक प्रबंध का जनक कौन है? WF टेलर। 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? ये क्वेश्चन आया है। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? ये दी है हेनरी फेयोल ने। 14 सिद्धांत है इसके भी। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा दी है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। 14 सिद्धांत है इसके, हेनरी फेयोल 14 सिद्धांत। भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? अरिंदम चौधरी को। भारत में प्रबंधन का जनक कहा जाता है अरिंदम चौधरी। प्रबंधन जनक है पीटर ड्रैकर। देखो, नॉर्मल तरीके से प्रबंधन जनक जो है वो पीटर ड्रैकर है। भारत में प्रबंधन का जनक है अरिंदम चौधरी। आधुनिक प्रबंधन का जनक है हेनरी फेयोल। ऊपर आया है ना, सुव्यवस्थित या आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयोल। और इसने भी 14 सिद्धांत दिए। 5 कार्य दिए हैं इसने। कौन कौन से हैं वो 5 कार्य? नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग और समन्वय। समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन। तो 5 दिए हैं इसने, 5 कार्य बताए हैं। किसने? जो प्रबंधन का जनक है पीटर ड्रैकर, आधुनिक जनक है हेनरी फेयोल। देखो, प्रबंधन का जनक है पीटर ड्रैकर, आधुनिक जनक है हेनरी फेयोल। इस हेनरी फेयोल ने 5 कार्य दिए हैं। नियोजन, नियोजन को कहेंगे प्लानिंग, संगठन, संगठन को कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल और समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन। ये किसने दिया है? ये दिए हैं फेयोल ने। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है WF टेलर। वैज्ञानिक का ऊपर आया था WF टेलर। 7 कार्य है। लूथर गुलिक, लूथर गुलिक ने 7 कार्य दिए। WF वैज्ञानिक प्रबंध का जनक WF टेलर और 7 कार्य दिए लूथर गुलिक ने। प्रबंधन के विशिष्ट कार्य क्या क्या है भाई? 3 योजना है, नियोजन है, समन्वय है और बजट निर्माण है। 3 योजना है ना, तो 3 योजना कौन कौन सी है? नियोजन, समन्वय और निर्माण। ये प्रबंधन के स्पेशल कार्य है, विशिष्ट कार्य है। अभिप्रेरण नहीं है इसमें, अभिप्रेरणा नहीं है भाई। ठीक है, फिर सुनेंगे। प्रबंधन के विशिष्ट कार्य हैं
तीन कार्य है, योजना या नियोजन कहेंगे, समन्वय, समन्वय करना यानी प्लानिंग बनानी, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, और बजट निर्माण होता है बजट की प्लानिंग। ठीक है, लेकिन इसमें अभिप्रेरणा नहीं है। प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है भाई। प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है ना। देखो, प्रबंधन के विशिष्ट कार्य में अभिप्रेरणा नहीं आती, प्रबंधन का हृदय में आती है। प्रबंधन का दिल किस चीज को कहा है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को प्रबंधन का हृदय कहा है। प्रबंधन का हृदय, ये प्रश्न 100% आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप चेक कर लेना। प्रबंधन का हृदय किसे कहा है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रबंधन का हृदय है। विद्यालय प्रबंध, विद्यालय प्रबंधन दो तरह से होता है, भौतिक संसाधनों द्वारा और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन क्या है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर। मानवीय क्या है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कमेटी। ये विद्यालय प्रबंधन है। तो दो है, क्या है? भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्रबंधन का भविष्य किसे माना जाता है? निर्णयन को यानी डिसीजन को। प्रबंधन का, किसी भी प्रबंधन का, किसी भी मैनेजमेंट का भविष्य क्या होता है? फ्यूचर, उस मैनेजमेंट द्वारा लिया जाने वाला डिसीजन, वही उसका भाग्य निर्धारण करता है। तो निर्णयन को। प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन में है भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के। विद्यालय प्रबंधन में भौतिक और मानवीय। और इनके अंडर में होता है, भौतिक में चाकबोर्ड, चौक बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर। भौतिक में क्या होता है? चौक बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर। मानवीय में क्या होता है? अध्यापक और माता पिता आदि। अध्यापक और माता पिता, ये मानवीय संसाधन है। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, किसने कहा? ये रॉय बर्न ने कहा। देखो, बर्न अध्यापक चलता रहता है ना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, तो प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, किसने कहा? रॉय बर्न ने। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखो, प्रेरणा को तो विद्यालय का हृदय कहा था, तो विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक को, यानी प्रिंसिपल जो होता है। प्रिंसिपल का ही आपका एग्जाम है, आप ही तो माइंड हो। तो विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? देखो, अब एक एक करेंगे। प्रधानाध्यापक होता है मस्तिष्क, बालक है केंद्र बिंदु, अध्यापक है नाड़ी तंत्र। ठीक है, तो HM, M फॉर चिल्ड्रनिया। तो प्रधानाध्यापक है मस्तिष्क यानी प्रिंसिपल जो है वो तो है ब्रेन, चिल्ड्रन है केंद्र बिंदु। सेंट्रल अट्रैक्शन क्या होता है किसी विद्यालय का? बच्चे ही होते हैं भाई, तो केंद्र बिंदु है बालक, बच्चे। अध्यापक क्या? टीचर है, उसका नाड़ी तंत्र। ठीक है, HM में M इज इक्वल टू चिल्ड्रन। देखो, सबसे पहले हेडमास्टर, फिर मास्टर और फिर चिल्ड्रन। हेडमास्टर कह लीजिए या प्रिंसिपल कह लीजिए, फिर मास्टर और फिर चिल्ड्रन। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय, उत्तम विद्यालय, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय, उत्तम विद्यालय की पहचान है। किसका कथन है? पीट्समैन। तो पीट के बच्चों को अच्छा बनाते हो आप, तो उत्तम प्रकार का पुस्तकालय, उत्तम विद्यालय की पहचान है। किसका कथन है? पीट्समैन। शैक्षिक प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट में नियोजन के जनक कौन है? शैक्षिक प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट यानी में नियोजन लूथर गुलिक और इसके 7 कार्य हैं। P से नियोजन होता है, प्लानिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लूथर गुलिक और 7 इसके कार्य है और उसमें मुख्य है नियोजन। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास। विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो इस पे सर्वोच्च स्थान पे कौन होता है? सबसे सर्वोच्च स्थान पे होता है प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक को कहा गया इसका मस्तिष्क, मध्य में होता है अध्यापक यानी नाड़ी तंत्र, और सबसे निचला जो यानी केंद्र बिंदु कहेंगे तो वो बालक है। तो क्या चार्ट बना? प्रिंसिपल, मध्य में नाड़ी तंत्र अध्यापक, प्रिंसिपल है मस्तिष्क और बालक हो गया केंद्र बिंदु। शैक्षिक प्रबंध का कार्य जो कि शैक्षिक प्रबंध का वह कार्य जो कि किसी प्रबंध को करना पड़ता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर एलन ने। प्रोफेसर एलन ने क्या कहा है? शैक्षिक प्रबंध का वह कार्य जो किसी प्रबंध को करना पड़ता है, ये है
आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है भाई? राजा राम मोहन राय। आ सकता है ये क्वेश्चन भी, राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। किस चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रति वर्ष भारत में 1 लाख रुपए भारत में लोगों की शिक्षा पर खर्च करेगी? किस चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में आई थी, प्रति वर्ष भारत में 1 लाख रुपए भारत में लोगों की शिक्षा पर खर्च करेगी? 1813 का चार्टर एक्ट। प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कब हुआ? 1997 में अलग हुआ था और गठन हुआ था दोनों का 1950 बीकानेर में। फिर से सुनेंगे, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का विभाजन कब हुआ? विभाजन तो हो गया था भाई 1997 में, 1997, और गठन हुआ था 1950 में। कहां पर? बीकानेर। 1/1/1998 से कार्यारंभ किया था किसने? प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्वोच्च संगठन क्या है? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल और एनयूईपीए, न्यूपा और एमएचआरडी। ठीक है, तो ये है। अब नौ नीति आयोग बन गया। एमएचआरडी क्या बन गया? नीति आयोग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो एक बार फिर सुनेंगे, राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनयूईपीए, न्यूपा भी है भाई, ये याद कर लेना, एनयूईपीए। और एमएचआरडी का क्या बन गया अब? नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत में शैक्षिक प्रशासन के कितने स्तर है? तो भारत में शैक्षिक प्रशासन के कितने स्तर है भाई? भारत में शैक्षिक प्रशासन के कितने स्तर है? 3 स्तर है भाई, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय, यानी नेशनल, स्टेट और लोकल। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, 3 स्तर है शिक्षा के भारत में। राज्य में शिक्षा को किसके अधीन किया जाता है? तो राज्य में शिक्षा मंत्री होता है, एजुकेशन मिनिस्टर। राज्य में शिक्षा किसके अधीन होती है? शिक्षा मंत्री। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसने कहा था? कोठारी आयोग ने 1964 से 65 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन कहा था कोठारी आयोग ने 1964-1965। शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की गई है? पीईओ कार्यालय। देखो, डीईओ होता है जिला शिक्षा अधिकारी का, बीईओ होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और पीईओ कार्यालय होता है पंचायत स्तर पर, पंचायत एजुकेशन ऑफिसर। तो पंचायत या डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और पीईओ होता है पंचायत एजुकेशन ऑफिसर। तो शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की गई है? पीईओ। किस कार्यालय की? पीईओ। विद्यालय योजना प्रतिवर्ष किस तारीख तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित यानी सेंड की जाती है? 15 मई तक। किस तारीख तक? 15 मई तक। विद्यालय योजना 15 मई तक। PMIS का पूरा नाम बताइए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो PIMS क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। परियोजना की प्रगति का विश्लेषण किया जाता है इसमें। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश किसमें प्रकाशित किए जाते हैं? तो शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश जो होता है वो किसमें प्रकाशित किए जाते हैं? इसका क्वेश्चन जो है ये आप पे छोड़ते हैं, कमेंट करके बताना इसका आंसर। नया शिक्षक क्या है? नया शिक्षक एक पत्रिका है। नया शिक्षक क्या है? एक पत्रिका। त्रैमासिक आधार पे आती है। नया शिक्षक एक पत्रिका है जो त्रैमासिक आधार पे आती है। राजीव गांधी के नेतृत्व में किस शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कोठारी आयोग ने कहा था 1964-5 में। ठीक है, और राजीव गांधी के नेतृत्व में किस शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का।
साला मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कोर टीम के द्वारा। 6 मेंबर होते हैं कम से कम और अधिक से अधिक 22 मेंबर होते हैं। जो साला मानचित्रण होता है किसके द्वारा? कोर टीम होता है, यानी कोर कमेटी होती है। कम से कम तो 6 मेंबर और अधिक से अधिक 22 मेंबर हो सकते हैं। एक ही नजर में गांव की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं नजरी नक्शा। एक ही नजर में गांव की शैक्षिक स्थिति का पता लगाने को बोलते हैं नजरी नक्शा। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना किस आयोग ने शुरू की थी? कोठारी आयोग ने 64-65 में। विद्यालय योजना कोठारी। सबसे पहले संस्थागत नियोजन की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? मुदालिया आयोग 1952 से 1953। सबसे पहले संस्थागत नियोजन की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? मुदालिया आयोग 1952 से 1953। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी, ये भी बैकबोन होती है भाई। 28 मई 2010 से शुरू हुई थी ये। 28 मई 2010 आरटीई एक्ट 2009 धारा 21 क में के भाग 3 में उल्लेख है। फिर से सुनेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 28 मई 2010 आरटी एक्ट 2009 धारा 21 क में भाग 3 में उल्लेख है किसका? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। कमेटी की स्पेलिंग चेक कर लो, COMMITTEE इंग्लिश में आ सकती है। और लर्न इंग्लिश ग्रामर विद ईश्वर मास्टर में आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक जाकर देख सकते हैं। हिंदी का भी कोई टॉपिक आप देख सकते हैं। 4 आवर्स की जो वर्ड मीनिंग्स की वोकैब की वीडियो बनाई हुई है वो भी बेनिफिशियल। आप एक बार इस चैनल पे जाइए और इस पे अपनी स्टडी कीजिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो 28 मई 10 में आरटी एक्ट 2009 आया था ना, इसमें धारा 21 क्या है याद रखना। ये धारा जो है आर्टिकल 21A कै में भाग 3 में इसका उल्लेख है किसका? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है भाई? संस्था का प्रधान होता है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो संस्था का प्रधान होता है। और अध्यक्ष होता है उसका अभिभावक। अध्यक्ष तो होता है अभिभावक और सचिव होता है संस्था प्रधान। ठीक है, समिति का सचिव होता है संस्था प्रधान और अध्यक्ष होता है अभिभावक यानी बच्चों के माता पिता। 16 सदस्य होते हैं इस विद्यालय प्रबंधन समिति में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 16। याद रखना कितने हैं ये भी याद रखना। 16 सदस्य होते हैं, 4 स्कूल की तरफ से और 12 होते हैं एक्सटर्नल। 4 तो होता है फ्रॉम स्कूल साइड और 12 होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे आदमी हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर। एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक। एसएमसी का अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष कौन है? अभिभावक है। एसएमसी का अध्यक्ष है अभिभावक। ऊपर क्वेश्चन क्या था? विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव। फिर से सुन लो, देखो कहीं कंफ्यूजन में हो गए। सचिव तो होता है संस्था का प्रधान और अध्यक्ष होता है अभिभावक और 4 स्कूल की तरफ से और 12 होते हैं एक्सटर्नल मेंबर। एसएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट जो प्लानिंग है किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो कक्षा 1 से 8 तक तो होती है एसएमसी, ठीक है, और 9 से 12 होती है एसडीएमसी। 1 से 8 एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और 9 से 12 होती है सब डिविजनल मैनेजमेंट कमेटी। तो एसडीएमसी 9 से 12। योजना जो होती है विद्यालय विकास योजना, एसएमसी 1 से 8 योजना बनाती है और 9 से 12 बनाती है एसडीएमसी। वर्तमान एसएमसी में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 16 होते हैं, भैया भी बताया तो था। 4 स्कूल की तरफ से और 12 मैनेजमेंट की तरफ से और 50 महिलाएं हैं। 50% महिलाएं हैं। 50% जो है वो लेडीज है। तो कितने परसेंट लेडीज है? 50। और 75% हो गए अभिभावक। ठीक है, अभिभावक। और एक व्यक्ति SC/ST प्रतिनिधि का भी होगा। एक व्यक्ति जो होगा वो SC/ST का भी प्रतिनिधि होगा। फिर से सुनेंगे। वर्तमान में 36, वर्तमान में एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, यानी 4 तो स्कूल की तरफ से, 12 हो गए मैनेजमेंट की तरफ से। 50% लेडीज लेना जरूरी है, महिलाएं। 75% अभिभावक होंगे उसमें। ठीक है, उस अभिभावकों में 75% में महिलाएं भी हो सकती है। और एक व्यक्ति जो होगा वो व्यक्ति होगा SC/ST का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव।
विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने परसेंट महिलाएं? 16 में से 8 महिलाएं, यानी 50% होती है, और 75% अभिभावक होते हैं। पहले डिस्कस ही कर लिया। 16 हैं तो 16 में 8 महिलाएं होंगी और 75% जो होंगे वो अभिभावक। एसएमसी की प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक कब होनी चाहिए? एसएमसी की भाई बैठक भी तो बना तो दी, बैठक कब होनी चाहिए? अमावस्या को या प्रति माह, साल में कम से कम 11, साल में कम से कम 11 छुट्टी है तो अगले कम से कम 11 होनी चाहिए। फिर से सुनेंगे। एसएमसी प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक अमावस्या को, इसको तो छोड़िए, प्रतिमा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हर मंथ, एवरी मंथ होनी चाहिए कमेटी, और साल में कम से कम 11, एक महीना नहीं हुई कोई बात नहीं भाई, लेकिन 11 जो जरूर मीटिंग होगी, ठीक है, बैठक होगी। उस दिन छुट्टी है मान लो, ठीक है, तो अगले दिन स्थगित कर दी जाती है। जिस दिन डेट डिसाइड है, मान लो वो डेट है और उस दिन संडे वगैरह है या कोई हॉलीडे है, तो फिर अगले दिन होगी। तो यानी वर्ष में 11 कम से कम, और वैसे एवरी मंथ। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? आम सभा, साधारण सभा 3 महीने में एक, यानी वर्ष में 4। देखो एसएमसी की जो आम है ना, आम सभा, नॉर्मल जो मीटिंग है, उसको तो होनी चाहिए हर 3 महीने में एक, यानी वर्ष में 4। और कार्यकारिणी की बैठक प्रतिमा होनी चाहिए और वर्ष में होंगी 11। एसएमसी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है भाई। एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष। एसडीएमसी यानी कि 9 से 12 विद्यालय विकास प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं? एसडीएमसी में 23 मेंबर्स होते हैं भाई। एसडीएमसी में 23 और एसएमसी में 16, ठीक है। एसडीएमसी में 23 मेंबर होते हैं, 9 से 12 होती है ये, 9th क्लास से 12th तक। एसएमसी की बैठक कार्यकारिणी समिति के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यक है? तो इसके कोरम के लिए तो 1/3 भाग कम से कम 16 में से 6 सदस्य उपस्थित हो, यानी 33%, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा भाई। एसएमसी की बैठक है जो कार्यकारिणी की समिति के लिए है, गणपूर्ति यानी कोरम में भाई कितने सदस्य प्रेजेंट होने आवश्यक है? कितने सदस्य है? 1/3 सदस्य कम से कम, यानी 16 में से 6 सदस्य उपस्थित, यानी 33%, नहीं तो उसकी मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। तो क्या हो गया? 16 × 1 3, तो 5.33 है, तो 5.33 तो हो नहीं सकते, तो फिर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 आएंगे मीटिंग में तो मीटिंग सक्सेस है। एसएमसी में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय किसका होता है? डीडब्ल्यूओ का, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का। एसएमसी में कोई विवाद हो जाए तो डीडब्ल्यूओ। एसएमसी का गठन कब किया गया? 10 मई 2009। ये आ सकता है भाई क्वेश्चन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब स्कूल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो यूपीएससी प्रिंसिपल में, और उसका गठन ही हमें पता नहीं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आएगा, चेक कर लेना। 10 मई 2009, यानी 10 मई 2009। एसएमसी का कार्य क्षेत्र है 1 to 8। एसडीएमसी में कितनी उप समितियां बनाई जाती है? 9 to 12, यानी 2 समितियां, विद्यालय भवन समिति, विद्यालय भवन उप समिति। कितनी उप समितियां बनाई जा सकती है भाई? 2 समितियां, एक तो विद्यालय भवन समिति और विद्यालय भवन की उप समिति। 2 शैक्षिक उप समिति बनाई जा सकती है, 2 शैक्षिक उप समिति। एसएमसी की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्वक दी जानी चाहिए? 4 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 4 दिन। एसएमसी होगी भाई तो 4 दिन पहले सदस्यों को बता देना चाहिए। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। एसएमसी की कार्यकारिणी का समिति का कार्यकाल 2 वर्ष। एसएमसी में किन 2 व्यक्तियों के संयुक्त अक्षरों से ही बैठक बैंकों में लेन देन किया जाता है भाई? कौन से 2 व्यक्ति है जिनके कंबाइंड सिग्नेचर करके ही लेन देन होगा? एक तो अध्यक्ष और एक सदस्य समिति के संयुक्त अक्षर। एक तो अध्यक्ष और एक सदस्य समिति के संयुक्त अक्षर से 16, यानी कि 4 में से कौन होंगे वो? संस्था का प्रधान अध्यापक, महिला अध्यापक या मनोनीत अध्यापिका, ठीक है, मनोनीत अध्यापिका, अध्यापक कह लीजिए।
तो 16 में से 4 कौन कौन हो सकते हैं? एक तो संस्था का प्रधानाध्यापक, एक महिला अध्यापक और कोई भी 2 मनोनीत अध्यापक हो सकते हैं। ये जो कहते हैं ना भाई 16 जो एसएमसी में होते हैं 4 स्कूल में है, तो 4 स्कूल की तरफ से होंगे। तो 4 स्कूल की तरफ से कौन कौन से होंगे? एक प्रिंसिपल, एक फीमेल टीचर और 2 कोई भी नॉमिनेटिव टीचर्स। अब सैनिक स्कूल भाई, वैसे तो करंट का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सैनिक स्कूल। भारत में सैनिक स्कूलों का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन अध्यक्ष जो होता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी किसके अधीन है? उस अध्यक्ष के। अध्यक्ष कौन है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री सैनिक स्कूलों का अध्यक्ष होता है। सैनिक स्कूलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। और ये किसके अंडर में होती है? ये होती है होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। सैनिक स्कूलों का प्रबंधन कितने स्तर पर होता है? 2 स्तर पर होता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी और स्कूल स्तर का प्रबंधन। सैनिक स्कूल सोसाइटी और स्कूल स्तर का प्रबंधन। 51 फिर से देखो, सैनिक स्कूलों का प्रबंधन कितने स्तर पर होता है? 2 स्तर पर, सैनिक स्कूल सोसाइटी और स्कूल स्तर का प्रबंधन। सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के आरक्षण को बताए। भाई आरक्षण रिजर्वेशन भी है। 67% राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए, भाई जिस भी स्टेट में सैनिक स्कूल है ना, तो 67% तो उसके निवासी जिस पे उसका डोमिसाइल है, ठीक है। और 33% है अन्य सभी राज्यों के बच्चों के लिए होता है सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन। 25% रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे बाहर के। 15% अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए, और 7.5% होता है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। तो क्लियर कट एजेंडा हो गया। सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के आरक्षण को बताए। 67% तो राज्य के मूल निवासियों के बच्चे, 33% अदर स्टेट के, 25% रक्षा कर्मचारियों के यानी डिफेंस एम्प्लॉइज के, 15% एससी और 7.5% एसटी, इनके बच्चों का रिजर्वेशन है। सैनिक स्कूलों के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भाई रक्षा मंत्री। सैनिक स्कूलों के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा मंत्री। और संचालन होता है सैनिक स्कूल सोसाइटी से। संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है और नियामक बोर्ड का अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री। भारत का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 23 जून 1961 को, 23 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था पहला सैनिक स्कूल। फर्स्ट सैनिक स्कूल जो था 13 जून 1961 में सतारा महाराष्ट्र में। कुल 28 स्कूल है। दूसरा 7 अगस्त 1961 को चित्तौड़ यानी राजस्थान में खुला था। पहला तो 23 जून 1961 में सतारा महाराष्ट्र में। अब ये कुल टोटल रहने देना क्योंकि करंट का टॉपिक है, चेंज हो गए होंगे। सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य क्या है? ये आ सकता है। सैनिक स्कूलों का जो ध्येय वाक्य है वह शीलम परम भूषणम, मिलिट्री स्कूल। तो सैनिक स्कूलों का परम वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? शीलम परम भूषणम मिलिट्री स्कूल। बुद्धिमता पराक्रम देशभक्ति सैनिक स्कूल। वर्तमान में भारत में कितने सैनिक स्कूल है? 28 बताए हैं। मुझे लगता है ये 29 हो चुके हैं, चेक कर सकते हो आप। वर्तमान में भारत में कितने सैनिक स्कूल है? 28 बताए हैं, 29 भी है। ये करंट का टॉपिक है, मैसेज करके मुझे भी बताना। भारत के सैनिक स्कूल किसके अधीन हैं? राज्य प्लस केंद्र सरकार के, दोनों के, राज्य भी और केंद्र सरकार भी। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या है? सेना में क्षेत्रीय वर्ग संतुलन को कम करना। क्षेत्रीय वर्ग संतुलन को कम करना सैनिक स्कूलों का मुख्य लक्ष्य है। एनडीए के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है और देश के युवाओं को अच्छा नागरिक बनाना भी है। देखो कितने अच्छे हैं। सेना में क्षेत्रीय वर्ग संतुलन को कम करना, एनडीए के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और देश के युवाओं को अच्छा नागरिक बनाना, ये सैनिक स्कूलों का उद्देश्य है। भारत का वह पहला सैनिक स्कूल कौन सा है जिसमें 2018-19 में पहली बार लड़कियों को
पहली बार प्रवेश दिया गया था तो हुआ है 22 अप्रैल 2018 को लखनऊ में। नहीं तो पहले लड़के लड़के इसमें प्रवेश लेते थे, बॉयज बॉयज था, अब लड़कियों का भी कर दिया है। तो 2018-19 में देश का पहला सैनिक स्कूल है जिसमें लड़कियों को भी एडमिशन दिया था, 22 अप्रैल 2018 को लखनऊ में। 22 अप्रैल 2018 लखनऊ। अब सैनिक स्कूल है क्या? सैनिक स्कूल क्या है भाई? एक आवासीय विद्यालय है। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला पूना। मुख्य उद्देश्य क्या? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हेतु बच्चे तैयार करना। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए हेतु बच्चे तैयार करना। खड़गवासला पूना 7/12/1954 को स्थापना हुई थी। खड़गवासला पूना में जो सैनिक स्कूल है 7/12/1954 को स्थापना हुई थी और विद्यार्थी जो है वो कैडर है इसका। मैनेजमेंट बीओजी यानी कि प्रबंधक चेयरमैन सैनिक स्कूल सोसाइटी का कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। ठीक है। स्थापना वी के कृष्ण मेनन की सिफारिश पर प्रथम 23 जून 1961 को, अभी ऊपर आया ही था, 23 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र में। वर्तमान में भारत में कुल 33 सैनिक स्कूल। अब आ गया ना, आंकड़े फिर भी चेक कर सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। प्रथम 26 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र में, 26 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र में। स्टार्टिंग सिफारिश तो हुई थी 23 जून 61 को और ओपन हो गया था 26 जून 1961 सतारा महाराष्ट्र। अंतिम 28वां अंतिम नहीं कहेंगे इसको, 28वां कहेंगे। 27, 8, 18 अरुणाचल प्रदेश, ये जरूरी नहीं है। सैनिक स्कूल में पाठ्यक्रम होता है सीबीएसई से, संचालन करता है रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार। 25% कैडेट जो है एनडीए सैनिक स्कूल से आते हैं भाई। एनडीए में जो 25% कैडेट पूछे जाएंगे कहाँ से आते हैं, तो सैनिक स्कूल में। 18 तक केवल लड़के पढ़ते थे, 19 में लड़कियों की भी प्रवेश परीक्षा ली गई। इंग्लिश मीडियम के हैं ये। स्टाफ की कमी इसमें नहीं रहती। 67% उसी राज्य के लिए, ऊपर आया ही हुआ है। उस जहाँ स्कूल है 33 अन्य, 25 रक्षाकर्मी, 15 एससी और 7.5 एसटी। 80,000 to 1 लाख पर एनुअल, 80,000 to 1 लाख पर एनुअम इनकम होनी चाहिए बच्चे की। 6th में बच्चे का एडमिशन होगा जब उसकी एज होगी 10 to 12 ईयर्स। 9th में होगा तो 13 to 15 ईयर्स। एग्जाम होता है इसका 6 जनवरी को, ये ध्यान रखना। सैनिक स्कूल में एडमिशन की डेट क्या है? 6 जैन। और फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर में। फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर में, प्रोसेस लंबा चलता है। फिर एग्जाम होता है 6 जनवरी को। 9th में एडमिशन बच्चा लेगा तो 13 से 15 ईयर की एज होनी चाहिए और 6th में होगा 10 से 12। और यदि रिजर्वेशन की बात करें तो 80,000 से 1 लाख के बीच उनका इनकम होनी चाहिए उनके पेरेंट्स की। एसएमसी के कार्य बता दो भाई। एसएमसी सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना, विद्यालय के लिए विकास कोष की व्यवस्था करना, शिक्षा के गुणवत्ता स्तर में सुधार और बच्चों का संपूर्ण विकास, ये एसएमसी के कार्य। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी आरटीई एक्ट 2009 में आई थी ये भाई। विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी थी, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रावधान धारा 21 के तहत वहां आया था ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रबंध है इसके अंडर, कक्षा 1 से 8 तक। स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने के लिए वह स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने। एसएमसी 28 मई 2010 को, एसएमसी जो आई थी, आरटी एक्ट आया था 2009 में, प्रावधान था धारा 21, ठीक है। और एसएमसी थी 28 मई 2010। एसएमसी का गठन हुआ था धारा 21 कै में। एसएमसी का गठन हुआ था धारा 21 कै। एसएमसी साधारण सभा, 2 तरह के सदस्य होते हैं भाई, साधारण सभा सदस्य है, कार्यकारिणी सदस्य है। सभी अभिभावक के पेरेंट्स, कुछ सदस्य है, सभी टीचर्स आएंगे इसमें साधारण सभा के सदस्य में। और इसमें टोटल कार्यकारिणी में होते हैं टोटल सदस्य 16। स्थानीय स्तर के मुख्य लोग, डीओ द्वारा 3 मनोनीत शिक्षाविद, स्थानीय स्तर के लोग भी आते हैं इसमें, और डीओ द्वारा मनोनीत 3 एजुकेशनिस्ट भी आते हैं। स्थानीय अभिभावक होंगे, अनिश्चित संख्या है,
कितने भी आ सकते हैं भाई साधारण में तो। प्रति माह अमावस्या को मीटिंग यानी अधिकतम 11 मीटिंग हो सकती है। अध्यक्ष इसका अभिभावक होता है, उपाध्यक्ष भी अभिभावक तो होता है, सचिव होता है आपका हेडमास्टर कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, और मनोनीत। अब उधर जो है स्थानीय अभिभावक 50% रिजर्वेशन होता है, 11 मीटिंग होती है इसमें। हेडमास्टर पदेन सचिव होता है, एक टीचर, प्राथमिक महिला टीचर भी होती है, विद्यार्थी भी होता है, स्थानीय प्रमुख भी होता है, एमएलए द्वारा नियुक्त होता है। अभिभावक 75% है। 4 मेंबर का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसका जो कार्यकाल है मेंबर्स का वो निश्चित नहीं होता। पदेन सदस्य हर वर्ष 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और इसका हटा दिए जाएंगे, और समय है 2 वर्ष कार्यकाल। प्रत्येक 3 महीने में मीटिंग होगी, स्पेशल की बात चल रही है ये, 3 महीने में मीटिंग, प्रति वर्ष कम से कम 4 मीटिंग। 4 दिन पूर्व सूचना अति आवश्यक 2 दिन पहले होगी। कोरम 1/3 की आवश्यकता यानी 1/3 आएंगे, 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। फिर उसकी मीटिंग जो होती है ना, नेक्स्ट मीटिंग, फिर 7 दिन के लिए उसको। SMSA समग्र शिक्षा अभियान, तो इसमें 2 है। SMSA में समग्र शिक्षा अभियान में तो ये भी बहुत अच्छा, 1 से 8 तक तो होता है SSA सर्व शिक्षा अभियान, और 9 से 12 होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो 1 से 8 SSA और 9 से 12 होता है रमसा, और इन सब के ऊपर होती है SMSA। ठीक है, SMSA समग्र शिक्षा अभियान, 1 से 8 SSA, 9 से 12 RMSA। 2018 में SAMSA समसा बन गया था, इन दोनों को में जोड़ के एक ही बन गया था समसा। पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक की समीक्षा करता है ये, पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक, 12 तक यानी। 24 मई 2018 को इसकी घोषणा हुई थी, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 1 जुलाई 2018 को लागू हुआ था SMSA। 24 मई 2018 को घोषणा प्रकाश जावड़ेकर, और 1 जुलाई 18 को लागू। संचालन कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। बजट है 75,000 करोड़। SSA प्लस रमसा प्लस TE समसा। देखो, SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और T टीचर एजुकेशन, इसको जोड़ के क्या बन गया? समसा, SMSA समग्र शिक्षा। कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर 90, हिमाचल प्रदेश 10, पूर्वोत्तर राज्य है 90, हिमाचल प्रदेश 10, अन्य राज्य है 60 और हिमाचल प्रदेश है 40। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बातें, पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में अपने सुझाव व कार्यों का नियोजन करेगा। शिक्षा विकास में योगदान, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उन्नति के प्रयास। PPP को प्रभावशाली बनाना। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सहयोग, स्वामी विवेकानंद मॉडल सहयोग स्कूल में सहयोग। 5वीं कक्षा तक खेल सामग्री में 5,000 रुपए देगा, और 10वीं कक्षा तक 10,000, 12वीं तक 15,000 दिए जाएंगे। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी होगी स्कूल में, इसके थ्रू क्या है 1 आवर जो है फिजिकल एक्टिविटीज होंगी। स्कूल में लाइब्रेरी होगी, हर वर्ष 5 से 20,000 देगा। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा होगी। विकलांग को प्रति माह 200 रुपये मिलेंगे। कौशल विकास भारत के लिए 9वीं से 12वीं तक वोकेशनल ट्रेनिंग देगी। समसा के दायित्व क्या क्या है? नए स्कूलों की स्थापना और पुरानों को अपग्रेड करना। नए उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10 लाख, नए माध्यमिक 25 लाख। देखो, नए उच्च माध्यमिक स्कूलों में तो 10 लाख और नए माध्यमिक में 25 लाख ये पैसे दिए जाएंगे। 1 शाखाएं में 50 लाख, 2 शाखाएं जिस स्कूल में होंगे 55 लाख और 3 में 70 लाख।
प्रत्येक अतिरिक्त संकाय में 15 लाख प्रति वर्ष एक्स्ट्रा देगा ये पैसे। एक संकाय यानी किसी में आर्ट्स मीडियम है या कॉमर्स मीडियम है तो 50 लाख, दोनों है कॉमर्स और आर्ट्स हैं तो 55 लाख, और तीनों है कॉमर्स आर्ट्स और साइंस तो 70 लाख। फर्स्ट से 12वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। गणित विज्ञान को बढ़ावा, 6th से 12वीं तक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है 6 to 8 60 लाख मिलेंगे वहां, 8 to 10 80 लाख, और 12th तक होता है 1 करोड़। कस्तूरबा गांधी में देखो कितने ज्यादा है, 6 to 8 60, 8 10 80 और 12 1 करोड़। 6-12 छात्राओं के लिए 3 माह का सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 3000 प्रति छात्रा पर ईयर दिए जाएंगे, 3000 प्रति छात्रा। खेल शारीरिक शिक्षा 5, 10, 15,000। खेल और शारीरिक शिक्षा में जो समसा देगा 5, 10, 15,000 यानी कि 8 तक, 6 तक और 8 तक और 12 तक। महत्वपूर्ण तथ्य है एसएसए रमसा प्लस टीई, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया समसा। घोषणा 24 मई 2018, अवधि 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2020 को ये क्या बन गया था, शीर्ष संचालन नीति आयोग। अवधि थी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2020, याद रखना ये। और शीर्ष इसका संचालन जो करता है वो नीति आयोग करता है, ठीक है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और खंड स्तर पर, और पदाधिकारी होता है एचआरडी मिनिस्टर। इसका समसा का पदाधिकारी कौन है, एचआरडी मिनिस्टर। आयुक्त, डीपीसी और बीआरसीएफ। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। प्रबंधन 2 प्रकार के संसाधन है, भौतिक और मानवीय, पहले आ गया। शैक्षिक प्रबंधन का कार्य जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, ये प्रोफेसर एलन ने कहा, रिवीजन कर रहे हैं। प्रकृति है कला व विज्ञान। पोस्ट कोड के अनुसार आर होती है रिपोर्ट। मानवीय संसाधन में बालक, अभिभावक, शिक्षक, एसएमसी 1 से 8 और एसडीएमसी 9 से 12। एडुसेट, एडुसेट किसके लिए चलाया जाता है, ज्ञान दर्शन या ज्ञानवाणी। एडुसेट, एडुसेट ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ठीक है। भारत में ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी चैनल्स के माध्यम से, यह शैक्षिक एजुकेशनल टीवी है, ठीक है। टीवी चैनल क्या है, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन कब हुआ था, 26 जनवरी 2020 को ज्ञान दर्शन शुरू हुआ था। सामान्य शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, नोडल, एनसीईआरटी और 1 to 12 यूजी पीजी, ये ज्ञान दर्शन सभी देता है ये शिक्षा। ज्ञान दर्शन 2, ये ज्ञान दर्शन 1 था 26 जनवरी 2020। ज्ञान दर्शन 2 का नाम है एकलव्य, 26 जनवरी 2003। ये 2000 है, 2000 है ये, ओनली 2000। और ये ज्ञान दर्शन यानी एकलव्य, ये 26 जनवरी 2003। तकनीकी शिक्षा देता है नोडल आईआईटी नई दिल्ली में, ठीक है। आईआईटी के लिए देता है, नोडल है, और तकनीकी शिक्षा को देता है 26 जनवरी 2003। ज्ञान दर्शन 1, 26 जनवरी 2000 को एमएचआरडी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत मंत्रालय, प्रसार भारती व इग्नू द्वारा दिया जाता है। ये 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन 1। एनसीईआरटी का विभाग है सीआईईटी द्वारा, एनसीईआरटी और विभाग सीआईईटी। इसमें एनसीईआरटी इग्नू और एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 23 घंटे, 1 घंटा तो विदेशी और 23 घंटे देसी चलती है। इसमें देसी चलने का मतलब देसी ज्ञान, अपने देश का ज्ञान। प्रौढ़ शिक्षा का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाना। ज्ञान दर्शन 2 एकलव्य इसका नाम है। इनसेट 3C को ज्ञान दर्शन के समस्त कार्यक्रमों की डाउनलोडिंग की जाती है। इनसेट 3C को ज्ञान दर्शन के समस्त कार्यक्रमों की डाउनलोडिंग की जाती है। कार्यक्रमों को GSET 10 द्वारा अपलिंकिंग किया जाता है। GSET 10 द्वारा अपलिंकिंग किया जाता है। ज्ञानवाणी शैक्षिक आकाशवाणी रेडियो चैनल, एफएम रेडियो 87.5 मेगाहर्ट्ज पे और 108 MHz पे चलता है एफएम रेडियो। एरिया है 50 किलोमीटर इसका, ठीक है।
कवरिंग है, 60 किलोमीटर तक भी कर सकता है, 105.105.4 MHz मेगा हर्ट जो भी है ये। 6 AM टू 12 PM मिड डे, 6 AM टू 12 PM मिड डे, 1 PM टू 11 PM प्रसारण होता है इसका, 16 घंटे प्रसारण होता है, 1 PM टू 11 PM। और वैसे इसका नॉर्मल प्रसारण होता है 16 आवर्स। शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 2001 को, फिर हुई थी 7 जुलाई 2003 को। वर्तमान में 40 केंद्र है इसके, और नोडल एजेंसी है इग्नू, नोडल एजेंसी है इग्नू। दूरस्थ शिक्षा को समर्पित चैनल है ये। एजुसेट शिक्षा शैक्षिक उपग्रह, दूसरा नाम है GSAT-3। शैक्षिक सामग्री 16 भाषाओं में सामग्री देता है ये, और इसरो अहमदाबाद द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसरो अहमदाबाद द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 20 सितंबर 2004 को हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से 7 वर्ष से 12 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, GSAT-14 को छोड़कर। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन हेतु 3.5 घंटे कार्यक्रम चलता है, यानी प्रिंसिपल के जो डायरेक्शन है उसके लिए 3.5 घंटे कार्यक्रम चलता है। शिक्षा में नवाचार, शिक्षा में नई नई चीजें। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन में क्या होता है, दृश्य भी और दृश्य श्रव्य चैनल, यानी कि देखने वाले भी और सुनने वाले चैनल भी है। ज्ञानवाणी, एक बार ज्ञान दर्शन में देख लेते हैं, दृश्य श्रव्य चैनल। NCERT IIT दिल्ली 26 जनवरी 2000 से शुरू हुई थी NCERT, और 26/1/2003 से तकनीकी शिक्षा आने लगी थी। ज्ञान दर्शन पे शुरू हुई नहीं थी ये, मीन्स इनका चैनल आने लगे थे इनको, शिक्षा में नई नई चीजें। तो ज्ञान दर्शन जो है दृश्य श्रव्य चैनल चलता है NCERT या IIT दिल्ली। तो NCERT 26 जनवरी 2000 से, और IIT दिल्ली जो थी 26/1/2003 से। ज्ञानवाणी जो है वो इग्नू में चलता है 16 घंटे, 7 जुलाई 2003 से शुरू हुआ था ज्ञानवाणी चैनल, ज्ञानवाणी इग्नू, ठीक है। और शैक्षिक उपग्रह जो लॉन्च हुआ था वो 26 सितंबर 2004 को हुआ था। अब RTE एक्ट आ जाता है, RTE एक्ट 2009। 3 जनवरी 2019 को RTE 2009 में संशोधन हुआ। धारा 16 के तहत 1 से 8 में 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है। तो 3 जनवरी 2019 को RTE 2019 में संशोधन हुआ था। पहले क्या था, बच्चों को फेल ही नहीं करते थे। तो 3 जनवरी 2019 को RTE एक्ट जो था 2009 में वो एक चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था धारा 16 के तहत कि 1 से 8 में 8वीं कक्षा में बच्चों को फेल किया जा सकता है। 1 से 8 तक पहले फेल नहीं करते थे, 1 से 8 तक कहाँ फेल करते थे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है RTE एक्ट में। 2009 किस धारा से संबंधित है, धारा 3 से। 2009 जो RTE एक्ट है किससे संबंधित है, धारा 3 से। RTE 2009 भारत में कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010, J&K को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया RTE एक्ट 2009, याद रखना 1 अप्रैल 10। RTE एक्ट 2009 बिल कब रखा गया और कहाँ रखा गया, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में रखा गया था। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 20 जुलाई 2009 को। RTE एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी हुई, 27 अगस्त 2009 को। RTE एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी हुई, 27 अगस्त 2009। 1/4/10 को लागू हो गया था ये RTE एक्ट। अधिसूचना जारी हुई 27 अगस्त 2009 को। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 27 अगस्त 2009 को तो अधिसूचना जारी हुई, और 1/4/2010 को ये लागू हो गया। 38 इसमें धाराएं थी, 38 अध्याय 7 है, अनुसूची 1 है। तो 38 तो धाराएं हैं, अध्याय है 7, अनुसूची है 1। राज्य बाल अधिकरण संरक्षण अधिनियम कब बना, 2005 में। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर सकते हो तो। आपको लगता है मेहनत कर रहा हूं, मोटिवेट नहीं करोगे फिर वीडियो कौन बनाएगा आपके लिए। देखो वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो थोड़ी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दो। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। एक्ट 2009 की किस धारा में है ये, धारा 12(2), धारा 12(2).
12 टू 25% जो बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार पूरी फीस को सरकार भरेगी, ये है धारा 12 टू। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 26 के अनुसार, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने परसेंट से अधिक पद खाली नहीं हो सकते? 10% से अधिक पद खाली नहीं हो सकते। यहाँ दुनिया भर के पद खाली पड़े हैं, 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रख सकते आप पोस्ट। आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनवाएगा? धारा 38 अध्याय 7, धारा 38 अध्याय 7 यानी आर्टिकल 38 चैप्टर 7 में राज्य जो है अपनी अलग से नियमावली बना लेगा। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में एसएमसी का उल्लेख किया गया है भाई? धारा 21 में। किस धारा में? 21 में। ठीक है। कार्य धारा 22 में। और इसमें देखो किस धारा में एसएमसी का उल्लेख है, ये तो है धारा 21 और एसएमसी का कार्य है धारा 22। अध्याय 4 है सबसे बड़ा अध्याय यानी कि 4 जो अध्याय है ना, अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है, धारा 12 से 58 तक। अच्छा अध्याय तो 4 हैं, सबसे देखो ऐसे समझो इसको, अध्याय टोटल 4 हैं और सबसे बड़ा अध्याय है धारा 12 से 58 तक। ये क्लियर नहीं हुआ भाई? क्या हुआ? एक सेकंड फिर सुनेंगे। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा फिर से देखेंगे। आरटीई एक्ट 2009 की धारा में एसएमसी का उल्लेख है, ठीक है भाई। धारा 21 में तो उल्लेख है, ध्यान से सुनना। और इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें 4 अध्याय है। किसमें? धारा 21 वाली में। ठीक है। सबसे बड़ा अध्याय जो अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 है वो सबसे बड़ा अध्याय है, 4 अध्याय नहीं है। 4th जो अध्याय है सबसे बड़ा अध्याय है और कार्य इसके हैं धारा 22 में। ठीक है। और कार्य कितने से कितने हैं? अध्याय धारा 12 से 28 तक चल रहे हैं ये सारे, तो 12 से 28 तक। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी चाहेंगे। भारत में आरटीई एक्ट का जन्मदाता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई। आरटीई एक्ट का जन्मदाता था गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में आरटीई 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया था। उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या कितनी थी? 35वां अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 35th। आरटीई 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुच्छेद 45 में 6 से 12 के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 का आरटीई 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुच्छेद 45 6 से 12 अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 का आरटीई 2009 की धारा 4 के अनुसार कोई बच्चा 13 वर्ष की उम्र का है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश मिलेगा? 8वीं कक्षा में। 13 साल का है तो 8वीं में प्रवेश दे दो भाई इसको। शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख किस धारा में किया गया? धारा 24। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य, एबिलिटी और ड्यूटी, ये है 24 में। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा न हो, धारा 30 में है ये। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 8 तक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, तो ये किस में है? ये है आर्टिकल 30। तो फ्रेंड्स देखो आपके लिए कितनी मेहनत की है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। वैल्यूएबल कमेंट है, कहीं एक तो पॉइंट कुछ क्लियर नहीं है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखो कोशिश कर रहे हैं, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी तरह, इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके आपको मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लर्न इंग्लिश ग्रामर वॉच करने के लिए ईश्वर मास्टर के साथ, अदने से मास्टर हैं हम तो। आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करनी है तो इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण का बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस